शिक्षक के जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। अब जान ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ व्यवहार निर्माण के विज्ञान शिक्षा शास्त्र की चर्चा करते हैं और इस समय हम लोग जो शैक्षिक अनुसंधान के उस हिस्से में पहुँचे हैं जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जो आपकी परीक्षण अभिकरण है, एनटीए के द्वारा आयोजित होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा में जो सबके लिए फर्स्ट पेपर कॉमन होता है उसके कुछ विशेष प्रकरणों पर चर्चा चल रही है। तो उसी चर्चा के क्रम में हम पिछले वीडियो में देखे कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है दोनों क्या हैं। आपने देखा तो आपको ये ज्ञात हुआ कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जो विवरणात्मक अनुसंधान और विवरणात्मक अध्ययन है, दोनों में एक बात का अंतर है कि जो विवरणात्मक अध्ययन है वह सामान्यीकरण नहीं जाता है, उसमें नहीं मिलता है। शोध में सामान्यीकरण मिलता है, विवरणात्मक शोध में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक दिन में आपको मैं सब कुछ समझा नहीं सकता। एक दिन में एक प्रकरण में आपको छोटा छोटा समझने का मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आपसे मेरा निवेदन भी है कि आप इकट्ठा ही सब कुछ समझने का जो लक्ष्य है वो भी मत रखिए। थोड़ा थोड़ा आप एक एक वीडियो के अंकों में थोड़ा थोड़ा जो मिलेगा उसको आत्मसात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए आज के वीडियो के अंक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक शोध का एक जो सामान्य परिचय है कि उसके संदर्भ में बात करते हैं। वर्णनात्मक शोध क्या है, आपने देखा पिछले वीडियो में, तो ये आपको ज्ञात हो गया। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वह डिस्क्रिप्टिव स्टडी से इस मामले में भिन्न है कि उसमें सामान्यीकरण निकलता है रिसर्च में और स्टडी में सामान्यीकरण नहीं निकलता है। तो जो स्टडी है, ये रिसर्च है, यह एक अप्रयोगात्मक शोध विधि है। दिस इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ स्टडी रिसर्च। ये शोध की एक अन्य जो अप्रायोगिक विधि है कि इसमें प्रयोग नहीं होता है। इसमें जो है जिसमें दो या दो से अधिक जो संबंध हैं, आप जानते ही हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक संबंधों के बारे में मतलब दो या दो से अधिक बोधचरों के बीच जो है संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। दो चर का आपको बताया कि चर क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात नहीं कर पा रहे, करेंगे जल्दी ही। तो चर के बारे में इतना तो आप जानते हैं कि चर का मतलब किसी भी ऐसे प्रत्यय से होता है जिसका मान बदलता रहता है। अब वो किस ढंग का है, आप मध्यवर्ती चर जो होता है, स्वतंत्र चर होता है, आश्रित चर होता है, हम एक दिन उसको बनाते हैं तो आपको उसको प्रस्तुत करते हैं। अभी आप चर को मतलब चर ही मेन है, वेरिएबल जो है उसी पर पूरा स्टडी होती है। मैं आपको जल्दी ही चर के भी संदर्भ में विशेष समझाने का प्रयास करूंगा। तो ये क्या होता है कि इसमें ऐसी अप्रायोगिक विधि है जिसमें दो या दो से अधिक बोध चरों के बीच में जो संबंध ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। और ये जो दो या दो से अधिक बोध चरों के बीच में संबंध जानने का प्रयास किया जाता है, यह प्रयोगात्मक शोध की तरह अन्वेषक कोई रिसर्च डिज़ाइन तो नहीं तैयार करता है कि एक डिज़ाइन तैयार किया जाए, उसको इंटरवेंशंस के करके शोध चरों को वांछित परिवर्तन करे, मैनिपुलेशन करे। लेकिन इतना तो आप जान लीजिए कि इसमें जो होता है, इसमें घटनाओं का जो पूर्व की घटना है उनका संबंध जो वर्तमान से संबंध है, ये सब वर्णनात्मक शोध का विषय है। और इसको वर्णनात्मक शोध को और समझने के लिए आप देखिए इसकी कुछ विशेषताओं को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है कि ये व्यवहारगत विज्ञानों में यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली शोध विधि है। जो ये व्यवहारगत जो बिहेवियरल साइंस है, ह्यूमन जो मानविकी विज्ञान है, जिसमें मानव विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है, वो व्यवहार विज्ञान होते हैं। देखिए, अन्य विज्ञान और मानव विज्ञान में जो मूलभूत अंतर है वह यह है कि मानव का व्यक्तित्व शरीर और मन के गत्यात्मक संगठन के रूप में है जो हर पल बदलता रहता है। कैसे बदलता है इसको आप जानते हैं। व्यक्तित्व का से
वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाए कैसे बदलता है। तो इसलिए यहाँ जो विज्ञान की बातें हैं, उसी कसौटी में विज्ञान की बातें जैसे विज्ञान में लागू होती हैं, यहाँ लागू कर पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। मुश्किल नहीं, असंभव। इसलिए यहाँ ह्यूमैनिटी जो मानव विज्ञान है, वो व्यवहारगत विज्ञानों में यह जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, यह सबसे प्रयोग होने वाली विधि है। इसका कारण यह है कि जो स्वभाव है, समाज है, दिन प्रतिदिन आपका बदल रहा है, समाज का बदल रहा है, और इसके अलावा जो है जो शोध सामग्री है वो उपलब्ध नहीं होती है। तो शोध सामग्री के लिए शोधकर्ता क्या करता है, वैसे प्राप्त कर किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। बहुत सी परिस्थितियों में यह काफ़ी किफ़ायती और सरल होता है। अक्सर इसमें विशेष मनोवैज्ञानिकों की सेवाओं की इसकी अधिक आवश्यकता भी नहीं होती है। प्रश्नावली, चेकलिस्ट, क्रम निर्धारण, मापनी और साधारण जो निष्कर्ष के द्वारा ज़्यादा इसको सरल ढंग से लागू कर लिया जाता है। तो इसीलिए इसको व्यवहारगत विज्ञान है, आपको बिहेवियरल साइंसेज हैं, उसमें इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। दूसरी विशेषता इसके है कि शोध के लिए वर्णनात्मक विधि ही उपलब्ध होती है। अक्सर शोध के लिए वर्णनात्मक विधि उपलब्ध होती है। यहाँ प्रायः समझिए आप, यहाँ प्रायः समझिए कि प्रायः शोध के लिए अक्सर जो है प्रायः शोध के लिए यही वर्णनात्मक विधि उपलब्ध होती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो वर्णनात्मक विधि है, ये प्रायः इसलिए लगाया जा रहा है कि उन परिस्थितियों में जहाँ कोई घटना पहले घटित हो चुकी है, उसके कारकों को जानने के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान के अलावा कोई विकल्प आपके सामने नहीं हो सकता है। क्योंकि जो घटनाएं घट चुकी हैं उसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही उसका जो है डिस्क्रिप्शन करेगा, विवरण करेगा, उसका क्या, कैसे, क्यों का प्रश्नों को लगाएगा और आपको एक सामान्यीकरण तक पहुंचाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो प्रायः शोध के लिए जो वर्णनात्मक विधि है यही उपलब्ध होती है। और जो ये वर्णनात्मक विधि है, यह बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें सामाजिक कानूनी रुकावटें होती हैं। जैसे आप एक स्टडी करना चाहते हैं कि जो बाल अपराधी होते हैं वो अक्सर जो है बड़े घरों के होते हैं या अच्छे खानदान से होते हैं। तो बाल अपराधियों के संदर्भ में अगर आप अध्ययन करना चाहेंगे कि इस तरह से कैसे हो सकता है, तो इसका आपको कानून मान्यता नहीं देगा। तो आप उस पर प्रयोग तो कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट आप इस पर कर नहीं सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, आपको एक्सपेरिमेंट के कानून ना तो इजाज़त देगा ना फैमिली देगी। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वहाँ भी काम आ जाता है। और मानव संस्थागत व्यवहार जानते हैं आप, इसको हमने बताया कि जो मानव है, आपको बताया कि मानव का व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, क्योंकि वो एक साइकोफिजिकल सिस्टम है। अल्पर्ट की परिभाषा आपको अगर या समझ में आई है तो, आप न समझ में आई तो फिर से वीडियो मेरा देखिएगा पर्सनालिटी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ इन इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम व्हिच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। 37 में वो परिभाषा दी। उसके बाद 61 में उन्होंने 5 शब्दों को बदला उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विथ इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम which determine his कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। तो ये पर्सनालिटी हमेशा बदलती रहती है, और ये व्यक्ति का ही व्यक्तित्व नहीं बदलता रहता है। व्यक्ति जिस संस्था में काम करता है, जिस समाज में काम करता है, वो भी व्यक्तियों से ही बना है। तो एक मेरा ही व्यक्तित्व थोड़ी बदल रहा है, आपका भी, उनका भी, जितने भी संसार के लोग हैं सबका व्यक्तित्व हर पर बदलने वाला है, बदल रहा है, इंटरेक्ट हो रहा है, तो सब कुछ बदल रहा है। तो इसीलिए जो इतना बदलने वाली बातें हैं, वहाँ जो है मानव और संस्थागत व्यवहार बहुत जटिल होते हैं, और जो इसके कारण इसमें जोड़ करके आप अलग अलग नहीं समझ सकते, ये इंटरडिपेंडेंट हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको समग्र रूप से जो है ना, ये व्यवहार निकाय के रूप में इसका अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए यही सबसे सरल विधि होती है। अगली बात है कि अन्वेषण के शोध चरों पर जो है यह नियंत्रण जो है, ये वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक शोध में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो नियंत्रण को छोड़ करके, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा कि यहाँ जो प्रयोगात्मक विधि है और ये जो वर्णनात्मक विधि है, यहाँ लिखा गया है, आप समझिएगा यहाँ पर कि नियंत्रण को
छोड़कर केवल एक बिंदु है जिसमें वो अलग हो जाते हैं कि जो प्रयोगात्मक विधि है वो चरों के संदर्भ में, जो चरों का वो कंट्रोलिंग करता है, वहाँ ये उससे अलग हो जाता है एक्सपेरिमेंट से। बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों चीज़ें वही करती हैं। उसके बाद चौथी देखें तो परिकल्पनाओं का निर्माण तार्किक विधियों से परीक्षण करके सामान्यीकरण किया जाता है, किया है। अब उसमें देखिए कि जो परिकल्पना का निर्माण है और परिकल्पना के आधार पर जो तार्किक विधियों के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है, तभी वो सामान्यीकरण तक वर्णनात्मक अनुसंधान हमको ले जाता है। इसके पहले नहीं आ जाता है। वो भी पूरी प्रक्रिया का अनुपालन करता है, वो जितना अनुसंधान की प्रक्रिया उसका अनुपालन करता है। अगली बात है कि वर्णनात्मक अनुसंधान के जो सारे लक्षण इसमें हैं अध्ययन के, या आप इसको पहले ही जान चुके, फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वर्णनात्मक अध्ययन के सारे लक्षण हैं, सिवाय इसके कि इसके निष्कर्षों का सामान्यीकरण होता है, जबकि वर्णनात्मक अध्ययन में सामान्यीकरण नहीं होता। इसको आप जानते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। और वर्णनात्मक शोध को दो मुख्य भागों में आप बांट सकते हैं। अगली बात है यहाँ पर कि जो वर्णनात्मक शोध है, वर्णनात्मक शोध को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्णनात्मक शोध एक तो गुणात्मक हो गया, एक क्वालिटेटिव रिसर्च, और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो पहले क्वालिटेटिव रिसर्च को देखते हैं, फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च को आप देख लेंगे। क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में आप बात करेंगे तो यहाँ 3 होते हैं। हम यहाँ पर केवल समरी बताएंगे, अलग अलग डिटेल आपको देंगे। केस स्टडी, क्योंकि प्रश्न जब दे दिया गया कि वर्णनात्मक अनुसंधान, तो कहाँ तक प्रश्न आएगा, जहाँ तक इसकी शाखाएं जाएंगी। तो वर्णनात्मक अनुसंधान में आप केस स्टडी के बारे में बताया था मैंने कि आप केस स्टडी का मतलब है किसी एक व्यक्ति विशेष के जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार हैं उनका अध्ययन करना, और उसका लक्ष्य है कि उसके ही जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के कारणों को पता लगा सकें आप, और उस समस्याओं के कारणों को दूर कर सकें। जातीय अध्ययन है, जो इसका एथनोग्राफिक स्टडीज़ है, इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि एथनोग्राफिक स्टडीज़ से मेरे नेट के संबंध, जब मैंने दे रहा था तब भी इसमें प्रश्न आए थे। तो इसका जो सबसे पहला प्रयोग था अफ्रीका, पूर्व के दक्षिण समुद्री टापुओं पर और अमेरिका के रेड इंडियन आदिवासियों पर हुआ था, जिनमें जो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन के द्वारा वार्तालाप और जो अनुसूची होती है, इनके सहयोग से आंकड़ों को इकट्ठा किया गया था। और इनको शोध जातीय अध्ययन के साथ साथ सांस्कृतिक नृविज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो है जो जातीय अध्ययन या एथनोग्राफिक स्टडीज़ हैं, इसका डिटेल आप जानेंगे आगे। एथनोग्राफिक स्टडीज़ के द्वारा किसी जाति विशेष, जाति मतलब आप इस जाति को मत समझिएगा जो आप जातियाँ टाइटल लगाते हैं। जाति का मतलब एक भूमंडल पर एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानव जाति का अध्ययन से है, और वह अध्ययन है। और तीसरा अध्ययन अंतर सांस्कृतिक अध्ययन है। अंतर सांस्कृतिक अध्ययन क्या होता है कि अंतर सांस्कृतिक अध्ययन में जो आप जो हैं किसी संस्कृति के बारे में अपनी और उस संस्कृतियों का तुलना करते हैं, क्या क्या गुण है, विश्लेषण करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद जो इसमें तो आपने देखा नाम से ही स्पष्ट है, गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध में ये गुणों का अनुमान लगाया जाता है इसके इनके द्वारा। हाँ, और जो इधर है कार्यात्मक, जो मात्रात्मक है, उसमें जो है मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। कार्योत्तर शोध का मतलब जो होता है एक्स कॉजुअल या एक्स पोस्ट फैक्टो कंपैरेटिव जो होता है, इसमें जब कार्य हो जाता है उसके बाद कार्य को देखा जाता है, जिससे कार्य घटित हो गया होगा उसके बाद इस पर अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक शोध इस तरह के शोध को कहा जाता है जहाँ पर किसी कार्य को करते समय ही उसके विकास को लक्ष्य रखा जाए, कि जैसे अभी सरकारें लक्ष्य रखती हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में इतना विकास हुआ तो अगली पंचवर्षीय योजना में जीडीपी रेट इतना होगा, इतना, तो विकासात्मक शोध होते हैं। सहसंबंधी शोध का मतलब जो गरीबी है वो विद्या शिक्षा से कैसे दूर होगी, तो कोरिलेशनल रिलेशन जो स्टडीज़ हैं जिनमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से जुड़ा हुआ होता है। सामान्य उदाहरण में आप देखें तो जैसे भोजन और आदि की जो सुविधाएं हैं, शारीरिक सुविधाएं बढ़िया से मिलें, अभ्यास करें तो आपकी शरीर की मांसपेशियां अच्छी मजबूत होती हैं कि नहीं, इस पर भी आप देख सकते हैं। पूर्व शोधों की पुनरावृत्ति भी क्वांटिटेटिव में होती है कि जो रिसर्च पहले किए गए हैं उसको आप फिर से रिस्ट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं स्टडीज़ में, कि उसको फिर से देखना चाहते हैं कि क्या वही जो रिजल्ट मिला था
वही पुनः मिल रहा है या उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। इसकी प्रतिकृति हो सकती है, रेप्लिकेशन हो सकता है, सेकेंडरी एनालिसिस द्वितीय विश्लेषण होता है, मेटा एनालिसिस हो सकती है। तो इस तरह से हमने आज जो है इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में एक बेहतर इंट्रोडक्शन को समझा। आगे जो है इन सब के और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में कि उसकी परिकल्पनाएं क्या हैं, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, समस्या क्या है, मैंने अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हम मेन फोकस पर पहुँचे हैं कि वो कैसे कार्य करता है, उसकी सोपान उसके क्या है, प्रक्रिया क्या है। हम अगले वीडियो में उस पर बात करेंगे। आप तब तक जो कुछ भी करना हो आप बिना निसंकोच आप आइए कमेंट बॉक्स में मुझसे कहिए, मैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे तो बेहतर होगा। धन्यवाद, नमस्कार।